हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोटेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। स्टडी शुरू करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? लाइक अगर आप कोई भी प्रोडक्शन शुरू करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, तो आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है। और मटेरियल को लाना, मटेरियल को किसी जगह पर रखना और मटेरियल को यूटिलाइज करना, इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। डेफिनेशन की बात करें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इन्वेंट्री इज स्टॉक और अ रिसोर्सेज यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी स्टॉक यूज़ करते हैं, जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को अब किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं? फर्स्ट आता है आपका ट्रांजिट और अ पाइपलाइन इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी सामान रहता है आपका, जैसे अगर आपने बात की, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सीमेंट, गिट्टी, बालू की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने सीमेंट मंगवाया, तो वो अभी ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिट और अ पाइपलाइन इन्वेंट्री। नॉट प्रोवाइडेड सर्विसेज वाइल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में है तो आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड आता है आपका बफर स्टॉक और अ सेफ्टी स्टॉक। इसका ये मतलब है कि कुछ इन्वेंट्री को आप सेफली रखे रहते हो, बफर करके रखे रहते हो। जैसे अगर आप कोई 3 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक दिन के अंदर सारा सीमेंट नहीं यूज़ होगा, पहला पहला मंजिल बन जाएगा, उसके बाद कुछ और काम शुरू होगा, फिर सीमेंट को रखे रहोगे, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और काम के लिए यूज़ होगा, तो जो खा रह गया उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। थर्ड आता है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब है कि टाइम गैप बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर। आज हमने ऑर्डर प्लेस किया और जब हमें वो मिला, आई गेस 3 या 4 दिन लगेंगे अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो वो जो बीच का गैप होता है उसे हम बोलते हैं लीड टाइम। अब जो इन्वेंट्री में जो कॉस्ट लगती है उसको हमने कितने टाइप में डिफाइन किया हुआ है? इन्वेंट्री स्टॉक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ मच वी नीड टू ऑर्डर एंड व्हाट टू ऑर्डर। ठीक है, हमें कितना ऑर्डर करना है और हमें कब ऑर्डर करना है। तो इन्वेंट्री के लिए ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट आता है आपका परचेसिंग कॉस्ट। जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज करने की उसकी कॉस्ट आ रही है उसको हम बोलते हैं परचेसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री आइटम। ठीक है, इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड, यानी हमारी साल भर की कितनी डिमांड है इनटू कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, नोटेशन जरूर याद रखिएगा, डी इज एनुअल डिमांड एंड सी इज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे परचेजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। सपोज आपने परचेज कर लिया, ठीक है, अब आपने एनुअली परचेज किया है, एनुअली परचेज किया है तो आप उसको कहीं पर होल्ड करोगे, यानी कहीं पर उसको रखोगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज़ करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करोगे। तो जहाँ पे आपने बफर करके रखा हुआ है वहाँ से लेकर आपको उस जगह तक लाना जहाँ आप यूज़ करोगे, उसको लाने में जो कॉस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और अ सेटअप कॉस्ट, यानी कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग इन्वेंट्री आइटम विद इन प्रोडक्शन सिस्टम। इट इंक्लूड्स टेंडरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो आप याद रखिएगा कि किसके अंदर कौन सा कॉस्ट आ रहा है। ऑर्डर को हम शो करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, यानी आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस्ड किए हैं, एन डिवाइडेड बाई सीओ। सीओ को हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कॉस्ट पर ऑर्डर यानी एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट हो रही है मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। परचेजिंग कॉस्ट में क्या था, एक यूनिट की जितनी कॉस्ट है और हम एनुअली जितना डिमांड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई है। आपने परचेज कर लिया, परचेज करने की जो कॉस्ट हुई, सीमेंट अगर आपका 50 रुपए की बोरी है तो उस हिसाब से आपने कितना एनुअली मंगाया, तो वो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है। अब उस सीमेंट को आप किसी एक ग्राउंड में रखेंगे, किसी एक आप गैरेज में रखेंगे, उसको हम बोलते हैं उसका होल्डिंग कॉस्ट। उसको होल्ड करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, यानी आप उसका रेंट कितना दे रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आप मेंटेनेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए गार्ड लगा रहे हैं ताकि आपका सीमेंट ना चोरी हो जाए। तो इस टाइप की कॉस्ट को हम कहते हैं होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने के लिए जो कॉस्ट यूज हो रहा है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज एंड कीपिंग इन्वेंट्री आइटम विद इन प्रोडक्शन सिस्टम। इट इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, डैमेज और डिप्रिशिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंश्योरेंस कॉस्ट कम्स इन परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कितने नंबर ऑफ यूनिट को आप होल्ड कर रहे हो और एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका होल्डिंग कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट क्या है कि इनकेस आपको कोई सामान आपके घट गया, आपके पास आपकी इन्वेंट्री में वो सामान नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में जो कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज कॉस्ट। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री।
cost associated with not serving the customer. It includes potential profit cost, fast shipment cost and all. तो इसमें क्या है, जितने यूनिट की शॉर्टेज हुई है और एक यूनिट और आपका जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट जो एक यूनिट का है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट कॉस्ट। तो होपफुली आपको चारों टाइप की कॉस्ट समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करती हूँ रिव्यू सिस्टम की। रिव्यू सिस्टम का मतलब है कि इनकेस अगर आपकी इन्वेंट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज आ गई है किसी कॉस्ट की, तो आप उसको कैसे रीऑर्डर करोगे। तो एक होता है फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, यानी आप एक फिक्स्ड टाइम पर सामान को रीऑर्डर करते हो, और दूसरा होता है पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। इसमें आप अपने गैरेज में या आप जाकर देखते हो, जहाँ पे भी आपने सामान रखा है, कि उसको रिव्यू करते हो कि कितना सामान घट गया, यानी आने वाले 3 दिनों में मुझे सामान को ऑर्डर कर देना होगा। तो फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम इज द रीऑर्डर पॉइंट इज फिक्स्ड एंड एज inventory level reaches that point, a fresh order for a fixed quantity is placed at that point. In the system, size of order is fixed while time of order is not fixed. Next is periodic review system. In the system, inventory level is reviewed after a fixed period of time and a fresh order is placed at that time. In this system, time of order is fixed while size of order is not fixed. तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टाइप ऑफ मॉडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आता है आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब है कि इस मॉडल में आपका डिमांड और लीड टाइम आपको पता है, ठीक है, यानी कितना आज का डिमांड है और आपका लीड टाइम कितना टाइम लगेगा अगर आप ऑर्डर किए हैं और कितने दिनों में आ जाएगा। तो आपको बफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा इन्वेंट्री जिसमें आपको बफर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसमें हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। और ऐसा मॉडल जिसमें आपको डिमांड और लीड टाइम नहीं पता है, उसमें वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज़ करते हैं। तो अगर हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके 4 टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है हैरिस विल्सन मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, ईओक्यू मॉडल जिसको कहते हैं। सेकेंड आता है ईओक्यू मॉडल विद द प्राइस ब्रेक और अ क्वांटिटी डिस्काउंट। थर्ड आता है प्रोडक्शन और अ बिल्डअप मॉडल एंड द लास्ट वन इज शॉर्टेज और बैक ऑर्डर और अ स्टॉक आउट मॉडल। चलिए मैं बात करती हूँ ईओक्यू, यानी जो हैरिस विल्सन ने जो मॉडल किया था ईओक्यू, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोटेशन मैंने रखा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर हम स्मॉल डी की बात करते हैं तो वो क्या है, टोटल डिमांड और कंजप्शन रेट। अगर हम कैपिटल डी की बात कर रहे हैं, यानी एनुअल डिमांड, यानी हमें साल भर में कितनी डिमांड लगती है, इसका क्या है, यूनिट पर ईयर। और जो स्मॉल डी है, इसका क्या मतलब है कि एक टाइम में हम कितनी यूनिट को मंगा रहे हैं। कैपिटल क्यू इज क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी को मंगा रहे हैं। क्यू स्टार इज इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, यानी आप कितना इकोनॉमिकली मंगाएं कि उसमें जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है, बफर कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो आपका कम से कम लगे, यानी कितनी क्वांटिटी को आप होल्ड में रखें, उसको हम कहते हैं क्यू स्टार, इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एन इज नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं अभी आगे बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑर्डर, एक साल में आप कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं। सी इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सी ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी एच इज होल्डिंग कॉस्ट एंड टी आई सी मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। तो आपके लिए क्या डिजायरेबल है कि जो कॉस्ट हो वो मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट हो, यानी मिनिमम से मिनिमम खर्चा आए आपको किसी भी सामान को होल्ड करने में और या उसे मंगाने में। उसके बाद आता है आपका ईओक्यू, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी टू कीप इनटू अ इन्वेंट्री, जो मैंने आपको बताया ईओक्यू मॉडल। और ईओक्यू का फुल फॉर्म आता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। याद रखिएगा, मैं फर्स्ट बात करते हैं ईओक्यू मॉडल यानी हैरिस विल्सन मॉडल की। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं, ये अजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक डिमांड फॉर इन्वेंट्री इज नोन विद अ सर्टेनिटी, ठीक है। ऑल ऑर्डर आर प्लेस्ड इन अ सिंगल स्लॉट, एक ही स्लॉट में हम सारे सामान को ऑर्डर करेंगे। नो इन्वेंट्री और स्टॉक आउट अलाउड, यानी ये तो आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का कंडीशन ही था कि हम कोई भी बफर स्टॉक नहीं रख रहे हैं, कोई भी स्टोरेज स्टॉक नहीं रख रहे हैं। नो क्वांटिटी डिस्काउंट एंड लीड टाइम, यानी टाइम गिव बिटवीन placing an order is assumed to be zero, यानी time gap between the placing an order and coming in order is zero. Inventory is controlled from one point in the system. Inventory जो पूरी inventory है उसको हम एक पॉइंट से ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कुछ assumptions हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है कि यूक्यू के क्या assumptions हैं। तो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 या करेंगे, याद रखिएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, शॉर्टेज कॉस्ट इज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्टेज इंटू कॉस्ट ऑफ यूनिट, ठीक है।
चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट को। कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, परचेजिंग कॉस्ट यानी कितनी एनुअली कॉस्ट आ रही है। शॉर्टेस्ट कॉस्ट को हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में जीरो लिए हैं, अजम्पशन है हमारा। तो हमने टोटल एनुअल कॉस्ट की बात की तो वो आता है आपका परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस होल्ड कॉस्ट। ये फॉर्मूले मैंने अभी आपको जो पहले बताए थे वहीं से डायरेक्टली ले लिए हैं। यानी परचेजिंग कॉस्ट क्या बताया था, एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट, ठीक है। उसके बाद से आपका ऑर्डर कॉस्ट था एन डॉट इंटू सी। एन इज नंबर ऑफ ऑर्डर और एन का फॉर्मूला क्या है, यूनिट पर ईयर डिवाइडेड बाई यूनिट पर ऑर्डर, यानी एनुअल जो आपकी डिमांड थी डिवाइडेड बाई क्यू, कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है। तो ये आपका, इससे आपको पता चल जाएगा आपकी एनुअली कितनी डिमांड थी, यानी आपको साल भर में कितना डिमांड हो रहा है और एक बार के डिमांड में आप कितना ऑर्डर ले रहे हो, तो वो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज 1200 आपकी एनुअली डिमांड है और एक बार में आप 30 मंगा रहे हो, मतलब एक बार में सपोज आपको 1200 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है, दैट इज़ योर कैपिटल डी। एंड एक बार में आप 30 बोरियां मंगा रहे हो, तो आपको कितनी बार साल भर में ऑर्डर करने पड़ेंगे। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा 40, यानी आपको 40 टाइम्स ऑर्डर करना है। कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 40। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपका टोटल एनुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जो आपका फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे क्यू एवरेज लेंगे, होल्डिंग कॉस्ट में मैंने बताया था तो इसलिए हम इसको क्यू बाई 2 कर देंगे। तो जो ये आपका ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट है इसकी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी TIC, यानी मिनिमम कॉस्ट कितनी लग रही है इनको इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक ऑर्डरिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। दिस इज द की पॉइंट, क्लियर है। यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को हमने इक्वल कर दिया। अब अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को इक्वल करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, D बाई क्यू C नॉट इक्वल्स टू Q बाई T CH, ठीक है। अब जब हम इसको दोनों को इक्वल किए हैं तो Q जो आपका हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डरिंग हो जाएगा, जिसको हम Q स्टार से शो कर रहे हैं, यानी Q इक्वल्स टू Q स्टार व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2DC नॉट डिवाइडेड बाई CH, और ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 क्यू हैं। स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जो आपका ये फॉर्मूला आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। अब अगर हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ये है पूरा, जो आपका ये पूरा पार्ट है इसको हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कह रहे हैं। तो इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, यानी इसको आप ऐड करोगे। और मैंने आपको बताया है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ Q बाई 2 CH, ठीक है। अब ये जो आया है इसमें Q की वैल्यू आप यहाँ से रख दोगे तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। करके देखना, बहुत ईजी है, आ जाएगा। तो ये आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल गया। ये हमने बात कर रहे थे हैरिस मॉडल की। अभी आप इसमें ग्राफ देखोगे तो ये आपका इन्वेंट्री है, यानी आपने कितना स्टॉक होल्ड किया हुआ है, आपके पास कितना स्टॉक यहाँ पे मौजूद है और कंटिन्यूअसली वो कैसे कंज्यूम हो रहा है। जब ये कंटिन्यूअसली कंज्यूम हो रहा है तो आप फिर उसके बाद जब आपका इन्वेंट्री खत्म हो जा रही है, जब आपके स्टॉक खत्म हो जा रहे हैं तो आप इंस्टेंटली ऑर्डर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट। फिर उसके बाद से ये कंटिन्यूस कंज्यूम हो रहा है। और जो ये ट्रायंगल का अंदर का एरिया है इसको हम अभी कैलकुलेट किए हैं, यानी इसको हम शो करते हैं Q स्टार से। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रीऑर्डर लेवल की। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, आपका रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है लीड टाइम, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम स्मॉल d से, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ की बात करूँ तो ये आप देखिए होल्डिंग कॉस्ट है और ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट है इसका ग्राफ ये है। अब लेंथ ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। उसका फॉर्मूला है, उसको हम कैपिटल T से शो करते हैं 1/n। अगर हम रोबस्टनेस की बात करते हैं तो रोबस्टनेस आपका शो होता है TIQ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट एनी पॉइंट डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिक EOQ, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, क्लियर है।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेकंड कंडीशन जब आपकी आती है व्हेन डिस्काउंट अवेलेबल। अगर हम ईओक्यू मॉडल में डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ब्रेक लेते हैं और क्यू नॉट को तब चूज करते हैं जब आपका क्यू नॉट सबसे लोएस्ट होता है। कैलकुलेट क्यू नॉट फॉर ऑल देन चूज लोएस्ट क्यू नॉट। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल। प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल में क्या है कि जैसे जैसे आप सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपका कंजप्शन होता जा रहा है। जैसे जैसे सामान आपकी इन्वेंट्री में आता जा रहा है वैसे वैसे ही वो तुरंत स्टॉक खाली भी होता जा रहा है, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सबसे बेस्ट मॉडल होता है। ये प्रैक्टिकली इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और जो पहला जो मॉडल बताया था उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है, मेक इन्वेंट्री विथ प्रोडक्शन रेट पी एंड कंज्यूमिंग साइमल्टेनियसली विथ डिमांड रेट डी। यानी कंज्यूम भी आपका तुरंत तुरंत हो रहा है, जैसे जैसे प्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे ही कंज्यूम हो रहा है। इट इज ऑलवेज प्रेफर व्हेन कंपेयर विथ ईओक्यू मॉडल बिकॉज ऑर्डर साइज इंक्रीजेस एंड इन्वेंट्री कॉस्ट डिक्रीजेस। अगर आपका तुरंत तुरंत प्रोड्यूस होते जा रहा है और तुरंत तुरंत कंज्यूम होते जा रहा है तो आपको स्टॉक को होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। तो सेम फॉर्मूला आप कैलकुलेट करोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, बट इसमें आपका ये एक फैक्टर अलग से आपका मल्टीप्लाई होगा, यानी P अपॉन P माइनस डी। P इज प्रोडक्शन रेट, D इज डिमांड रेट। सेम इसी तरीके से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की भी बात करती हूँ मैं, तो वहां पे भी आपका ये फैक्टर मल्टीप्लाई में हो जाएगा √P अपॉन P माइनस डी। क्लियर है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखो तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट आपका जरूरत हो रही है, यानी कंटिन्यूअसली आप इन्वेंट्री को यूज कर रहे हो और सेम ही कंटिन्यूअसली आपका कंजप्शंस भी हो रहा है, यानी आपकी इन्वेंट्री खत्म भी हो रही है विद द टाइम। क्लियर है। जबकि उस हैरिस मॉडल में ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें इंस्टेंटेनियस था आपका। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ शॉर्टेस्ट और बैक ऑर्डर मॉडल की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आप शॉर्टेस्ट कॉस्ट को भी काउंट करते हो, यानी जो ये आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट कॉस्ट है। तो आप टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को जब कैलकुलेट करोगे तो शॉर्टेस्ट कॉस्ट को भी ऐड कर लोगे, तो यहाँ पर फॉर्मूले में फिर चेंजेस आ जाएंगे, आपका ये पूरा फैक्टर चेंज हो जाएगा। यानी होल्डिंग कॉस्ट में आप शॉर्टेस्ट कॉस्ट को ऐड करके डिवाइडेड बाई शॉर्टेस्ट कॉस्ट करोगे, CS इज शॉर्टेस्ट कॉस्ट। सेम इसी तरीके से TSC का भी फॉर्मूला हो जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई शॉर्टेस्ट कॉस्ट। इसको आप पर्टिकुलर फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट आता है रीऑर्डर लेवल, जो मैंने आपको बता दिया है। रीऑर्डर लेवल के कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, लीड टाइम इंटू D। इसको हम निकालते भी ट्रायंगल प्रॉपर्टी से है, यानी Q/T से निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या था कि जब आपके पता ही नहीं है, आपके पास अनसर्टेनिटी है, आपको पता ही नहीं है कितना डिमांड है, कितना आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा, तो इस केस में आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो, यानी कुछ आइटम्स को आप सेफली रखते हो इन्वेंट्री में। तो उसके लिए आप जब रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर दोगे, तो आपके सारे फॉर्मूले उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे Q यानी क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे तो Q* डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, यानी आप सेफ्टी स्टॉक को हर जगह ऐड करते जाओगे। फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपके यूज होते हैं। फिर आपकी बात आती है कि 2 टाइप ऑफ इन्वेंट्री मॉडल होते हैं। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, एक होता है स्टैटिक यानी सिंगल प्लानिंग, यानी वी डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच वी नीड टू ऑर्डर। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब और कितना ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट आता है डायनेमिक प्लानिंग, जिसमें हम डिफरेंट टाइम पर डिसाइड करते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ इसे। ये आपका हैरिस विल्सन मॉडल थे, इसमें अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमने अजम्पशंस लिए थे। यहाँ पर हमने जब निकाला था तो हमने क्या किया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट किया था, ये याद रखिएगा। और हम इसमें शॉर्टेस्ट कॉस्ट को 0 लिया था। EOQ मॉडल में हम अलग अलग प्राइस पर हमने क्वांटिटी को यानी EOQ को कैलकुलेट किया था, Q* को कैलकुलेट किया था, और जो सबसे लोएस्ट था उसको लेते हैं। प्रोडक्शन और बिल्डअप में हम P अपॉन P माइनस डी फैक्टर को इंक्लूड करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो मेन फॉर्मूला होता है। शॉर्टेस्ट कॉस्ट में हम शॉर्टेस्ट कॉस्ट को भी काउंट करते हैं, उसको भी फॉर्मूले में उस हिसाब से फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में हम सेफ्टी स्टॉक को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसमें डिमांड के बारे में नहीं पता होता है। तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा डियर स्टूडेंट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।